So in our last class, we had studied students that finally Sadao decided that he's going to operate that enemy, and he started his operation, and he did not even pay attention to what Hannah was saying. So let's continue. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long, as it was for the work he did so excellently. वो जब सडाओ जब पूरी तरह से इनग्रोस्ड होके पूरी तरह से अपने कंसंट्रेशन के साथ उस एनिमी को ऑपरेट कर रहा था, एट दैट मोमेंट हेना वॉज वरिंग अबाउट हर मैट्स एंड हर क्विल्ट्स दैट दे विल ऑल बी ब्लड सोक्ड. और वो बोलती भी है सडाओ को कि अरे मैट, तो सडाओ बोलता है हाँ सारी खराब हो गई, कोई बात नहीं. तो इससे ये प्रूव होता है कि जब वो अपने काम में होते हैं तो पूरी तरह से अपने काम में कॉन्सेंट्रेशन के साथ घुल जाते हैं. इट डजंट मैटर्स टू हिम हु एवर इज स्टैंडिंग नियर हिम, वेदर इट इज हिज ओन वाइफ और नॉट. तो हैना सोचती है, शी वंडर्स, वो सोचती है कि क्या सडाओ को जरा भी ये अंदाजा है, क्या इस बात का ध्यान भी है उन्हें कि वो किस बॉडी के ऊपर इतना एक्सीलेंटली काम कर रहे हैं. मतलब इट शोज the professionalism of a doctor, the dedication of a doctor. It doesn't matters to the doctor upon which body the doctor is acting or working. Doctor has to only fulfill his work excellently. He has to do justice with his profession, and that was what Sadao was doing at that very moment. तो हैना भी यही सोच रही थी कि सडाओ को जरा भी अंदाजा है या वो कुछ उन्हें जरा भी ध्यान है कि वो किसको ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर किसके ऊपर अपने हाथ आजमा रहे हैं, किसके ऊपर काम कर रहे हैं. ही इज डूइंग एवरीथिंग सो एक्सीलेंटली. यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स. अब सडाओ जो है वो हैना को बोलते हैं कि तुमको इसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि ऑब्वियसली ऑपरेशन जो होता है वो तब किया जाता है जब इंसान जो है वो बेहोश हो. अगर वो होश में आ जाता है ऑब्वियसली उस केस में बेहोशी की हालत में ही, एनेस्थेटिक स्टेट में ही ऑपरेशन किया जाता है. तो सडाओ हैना से बोलते हैं अगर ये जागता है तो इसको तुम्हें एनेस्थीसिया देना पड़ेगा. आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली. वो एकदम ऐसे ब्लैंकली पूछती है, सिर्फ उसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या हो रहा हो कि मैं, लेकिन मैंने कभी, क्योंकि शी वॉज नॉट फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड. नो, वो मिली जरूर अमेरिका में थी लेकिन उसकी फील्ड की नहीं थी, वो उस मेडिकल फील्ड की नहीं थी. तो वो कहती है लेकिन मैंने कभी. तो सडाओ बोलता है अरे बहुत इजी है, तुम चिंता मत करो. और वो बहुत इम्पेशेंटली बोलता है क्योंकि उसको अभी सिर्फ अपना काम सूझ रहा होता है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है. ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली. याद है जब वो एनिमी जो है वो वहां पर कोस्ट एरिया पर गिर गया था, उस समय सडाओ ने जो है वो कुछ मॉस और फॉर्न से उसके वुंड को पैक कर दिया था. तो अब उस पैकिंग को खोलने का समय आ गया था क्योंकि उस वुंड को ट्रीट करना था. तो वो जैसे ही उस पैकिंग को खोलते हैं तो जो ब्लड है वो और ज्यादा तेजी से जो है वो बहने लगता है और नीचे पूरी तरह से फैल जाता है. एंड एट दैट मोमेंट ही पियर्ड इनटू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट. अब नॉर्मली फास्टन ऑन टू हिज फोरहेड. आपने नॉर्मली अगर कभी देखा हो सर्जन के फोरहेड पर एक टॉर्च होती है. अगर पुराने जमाने के सर्जन्स की हम बात करें तो उनके फोरहेड पर एक स्ट्रिप होती है. उस स्ट्रिप के अंदर एक टॉर्च अटैच्ड होती है. तो जैसे कि क्या होता है कि जब सर्जन झुकते हैं तो उनकी शेडो जो है वो अंडर बॉडी पार्ट में ना जाए और वो क्लियरली अंदर का एक एक हिस्सा देख सके. अब ऑब्वियसली हाथ में टॉर्च लेके तो देख नहीं सकते ना, हाथ में टॉर्च लेंगे तो दोनों हाथों से ऑपरेशन करना रहेगा, तो तीसरा हाथ तो निकाल नहीं सकते. सो एक बैंड रहता है, एक हेडवेयर रहता है. उस हेडवेयर में सेंटर में जो है वो एक ऑलरेडी फिटेड टॉर्च रहती है, एज यू कैन सी इन द इमेज. तो वो जब झुकते हैं तो वो टॉर्च अपने आप जो है वो अंडर के बॉडी ऑर्गन को क्लियरली दिखाने लगती है. तो अभी सडाओ ने वो पैकिंग खोली और वो झुके तो वो जो फ्लैश लाइट उनके सिर पर थी उससे वो अंदर का जो जितना भी पूरा ऑर्गन्स थे और जो भी थे वो उसको झुककर और क्लियरली देखने लगे. द बुलेट इज स्टिल देयर. अब उनको दिखाई दे गया कि बुलेट अभी भी है. नाउ आई वंडर हाउ डीप द रॉक वुंड इज. अब वो सोचते हैं, वो बोलते हैं कि बुलेट तो अभी भी है अंदर, गोली तो अभी भी अंदर उसके फंसी हुई है. अब देखने वाली बात ये है कि वो जो रॉक वुंड है वो जो कहीं किसी चट्टान से टकरा जाने की वजह से जो उसको चोट लगी है, उस आदमी को जख्म लगा है, वो जख्म कितना गहरा है. इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट. अब बुलेट तो उनको दिख गई, अब वो जख्म देखना चाहते थे और बोल रहे थे कि वो अपने आप में ही बातें करते जाते. ये उनकी आदत थी. ऑब्वियसली है ना, पास में खड़ी है नहीं है, बट ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. वो बोल रहे थे कि बुलेट तो अभी भी है, अभी ये देखना है कि जख्म कितना गहरा है, अगर ज्यादा गहरा जख्म होगा
तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी। अगर ज्यादा नहीं होगा तो मैं आसानी से उसमें से बुलेट निकाल सकता हूँ, आई कैन गेट द बुलेट। और वो ऑपरेट करते करते साथ ही में अपने आप को समझाते जा रहे थे, अपने आप से बातें करते जा रहे थे। अब ऑब्वियसली एक लाइव ऑपरेशन होते हुए देखना, इतना सारा ब्लड फ्लो, एंड हिज हस्बैंड वाज पियरिंग इनसाइड। उस हस्बैंड ने इंस्ट्रूमेंट से वो जो होल हुआ था उसकी बॉडी में, उसमें अंदर पियर करके वो देख रहे थे। लाइट जो है वो उस पर पड़ रही थी। तो हैना वाज नॉट यूज्ड टू दीज थिंग्स। अगर हम भी कोई लाइव ऑपरेशन देखेंगे तो हमारी भी हालत खराब हो जाएगी। तो हैना ने भी फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देखा था। तो एट दिस मोमेंट हैना चोक्ड व्हेन शी स्टार्टेड फीलिंग लाइक वॉमिटिंग, एज इफ समथिंग चोक्ड इन हर। और यहाँ सडाउ ने उसको बोल दिया था कि उसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। दैट थिंग, ऊपर से फिर वो ब्लड फ्लो, वो ऑर्गन्स और वो सारी चीजें वो अंदर से पुल करके बुलेट ढूंढने की कोशिश, एवरीथिंग वाज सो इरिटेटिंग दैट शी लिटरली चोक्ड। और उसको वॉमिटिंग जैसा होने लगा। He looked up and saw her face the color of sulfur. अब वो जैसे ही she started having that vomiting sensations, सडाओ ने एकदम से ऊपर उठ के देखा तो she had the color of, on her face she had the color of sulfur. It means her face was pale. It's a phrase. इसका मतलब होता है पूरा फीका पड़ जाना चेहरा या पीला पड़ जाना। She was actually getting very irritated. Don't faint, he said sharply. वो एकदम से शार्पली सडाओ जो है वो स्ट्रिक्टली हैना को बोलते डोंट फेड, तुम बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसने अपना काम नहीं रोका, अपने उनके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनके सहारे वो जख्म देख रहे थे वो नहीं रोका, और स्ट्रिक्टली बोला कि बेहोश मत हो जाना, तुम मत बेहोश हो जाना। अगर अब मैं रुका, तुम बेहोश हो गई, जाहिर सी बात है उसको दौड़ना पड़ता हैना को बचाने के लिए। तो वो कहता है अगर तुम बेहोश हो गई और तुम्हें बचाने के लिए मैं भागा, और अब अगर मैं इसका ऑपरेशन करते करते रुका जबकि मेरे इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी इसकी बॉडी के अंदर जा चुके हैं, तो अब ये आदमी बिल्कुल मर जाएगा। तो हैना भी अपने हस्बैंड की सिचुएशन को समझती थी और उसने अपने दोनों हाथ जो थे वो अपने मुंह पर रखे और वो दौड़ के रूम के बाहर चली गई। और बाहर से सडाओ को आवाजें आ रही थी दैट लिटरली शी वॉज वॉमिटिंग एंड हर कंडीशन वॉज गेटिंग वेरी बैड। बट सडाओ के पास वक्त नहीं था उस वक्त उसने अपनी वाइफ के बारे में सोचने के लिए। ही वॉज सो प्रोफेशनली इन्वॉल्व कि उसने अपना काम नहीं रोका, वो बाहर गया भी नहीं और वो मन में ही सोचता रहा इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक। उसके लिए अच्छा होगा इफ शी एम्प्टीज हर स्टमक, मतलब वो जितना भी उसके मन में जो भी अंदर घबराहट और जो भी चीजें हो रही है, इट वुड बी बेटर फॉर हर इफ शी लीव्स इट आउटसाइड एंड देन कम इनसाइड। वो खुद को भी समझाता जा रहा था। इट वॉज अ अगली मिडल पोजिशन, इट वॉज अ सिचुएशन वेयर ही वॉज लिटरली ट्रैप्ड अप बिटवीन his duties as an husband and his duties as a professional doctor। तो वो वहां उस समय उसके लिए उसका प्रोफेशनलिज्म ज्यादा जरूरी था बजाय उसकी वाइफ के। एंड ही प्रूव्ड दैट। ही डिड नॉट गो टू हैना एंड ही केप्ट ऑन थिंकिंग एंड कंसोलिंग हिमसेल्फ कि ठीक हो जाएगी, अच्छा है, वो अपना स्टमक एम्प्टी करके आ जाएगी, शील हैव वॉमिट्स, शील फील गुड। और वो ऐसा बोलते बोलते अपने आप को समझा रहे थे। वो अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि हाँ इस हैना ने, उनकी वाइफ ने तो अपनी लाइफ में पहली बार लाइव ऑपरेशन होते हुए देखा है। सो इट वुड नॉट बी इजी फॉर हर टू हैंडल हर सेल्फ, बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनेबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल। अब यहाँ सडाओ की कंडीशन समझो बेटा। आउटसाइड हिज वाइफ इज सफरिंग सो मच, हियर हिज प्रोफेशनल कॉल इज गिविंग हिम अ नैगिंग ऑल द टाइम। अब हैना की डिस्ट्रेस कंडीशन और सडाओ की इनेबिलिटी कि वो वहां जा नहीं सकता, दैट मेड हिम इरिटेबल। व्हेन वी आर इन अ फिक्स मतलब होता है नेगेटिव सिचुएशन। जब भी हम किसी फिक्स में होते हैं, नेगेटिव सिचुएशन में, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट टाइम वी बिकम फार टू इरिटेटेड। बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है वो सिचुएशन, इट गेट्स इरिटेबल। सेम वॉज द कंडीशन ऑफ सडाओ। ही वॉज फीलिंग हेल्पलेस। वो अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं कर सकता। यहाँ वो एक एनिमी को ट्रीट कर रहा है, वहां उसकी खुद की वाइफ इतनी अनकंफर्टेबल हो रही है, ही कैन नॉट हेल्प हर। वो चीज उसको बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर इरिटेट कर रही थी, गुस्सा दिला रही थी, इम्पेशेंट कर रही थी, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी विथ हिज मैन हु ले लाइक डेड अंडर। He was getting irritated with that patient। वो जो आदमी उनकी नाइफ के नीचे बिल्कुल मरा हुआ सा पड़ा है, उसकी वजह से आज वो अपनी फैमिली के लिए इतना अपनी वाइफ को छोड़ ऐसी कंडीशन में छोड़ रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड होते जा रहे थे। दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड लिव। वो मन में सोचने लगता है ये आदमी, इसको देयर इज नो रीजन दैट ही शुड लिव, ही शुड बी डेड। कोई रीजन नहीं है कि इसको बचाया जाए।
Unconsciously, this thought made him ruthless and he proceeded swiftly. अब कहीं ना कहीं ये जो थॉट आया दैट ही शुड नॉट लिव, ही शुड डाई. क्यों बचा रहा हूं मैं इसको, ही इज माई एनिमी. सिंस जस्ट बिकॉज आई एम डॉक्टर आई विल सेव माई एनिमी. ये थॉट, वो इरिटेशन ना, इट मेड हिम रूथलेस. रूथलेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा अत्याचारी, बहुत ज्यादा बिल्कुल कट्टर. और वो इतने बिल्कुल ऐसा रूथलेस हो गया ना, जैसे ना हिटलर को कहा जाता है रूथलेस. बहुत अत्याचार करता था वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता था कि मैं गैस चैम्बर्स में लोगों को पटक दूंगा तो उनका क्या हाल होगा. क्रूर जिसे हम कहते हैं, क्रूर शासक. तो वैसे ही क्रूर बना दिया उसको, सडाओ को रूथलेस बना दिया. वो ये भूल गया कि मैं एक ह्यूमन बॉडी पे वर्क कर रहा हूं, और वो बहुत जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने लगा. उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बहुत जल्दी जल्दी उसकी बॉडी के अंदर उनसे काम करने लगा. In his dream, the man mourned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. In his dream, अब वो थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस था, थोड़ा बहुत कॉन्शियस था. वो बेहोशी होश की हालत में कहीं ना कहीं वो आदमी, द मैन मोन्ड, वो दर्द से करा रहा था. लेकिन सडाओ को उसके दर्द का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. ग्रोन, ही मटर्ड, वो सिर्फ कुछ फुसफुसा रहा था. ग्रोन इफ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, इनफैक्ट आई डू नॉट नो व्हाई आई एम डूइंग इट. अब वो आदमी दर्द से करा रहा था, तो सडाओ सिर्फ उसको, मतलब उसके साथ चिल्लाता रहता है, सिर्फ उसको बड़बड़ाता रहता है कि चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, दर्द में कराओ जितना कराना है. मैं अपने प्लेजर के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने खुद के मजे के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे इनफैक्ट मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूं. सडाओ को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, वो क्यों कर रहा है. बस उतना इतना पता था कि वो उस आदमी को ऑपरेट कर रहा है, और वो बड़बड़ाता भी जा रहा था, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, कराओ जितना कराना है, मुझे नहीं पता क्यों कर रहा हूं, और मैं अपनी खुशी के लिए भी कुछ नहीं कर रहा हूं. और एकदम से डोर खुलता है और हैना अंदर आती है, और हैना बड़ी ही एक क्लियर वॉइस में, बड़े ही काम लुक के साथ बोलती है, वेयर इज द एनेस्थेटिक. अब यहाँ शी इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ बेटर हाफ, a perfect partner for a husband and a doctor like Sadao. उसे सिचुएशन समझ में आ रही है ना कि दैट ही हिमसेल्फ, हिज हस्बैंड हिमसेल्फ इज आउट ऑफ हिज माइंड राइट नाउ. उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. एंड इफ शी लूजेज हर काम, अगर वो खुद भी ऐसी हो जाएगी, या फिर इफ शी गेट्स सिक, देन हिज हस्बैंड विल गेट मोर मेंटली टॉर्चर्ड. अगर वो अपने आप को नहीं संभाल पाए तो उसका हस्बैंड और मेंटली टॉर्चर हो जाएगा. एट दिस पॉइंट शी हैड टू बी स्टेबल, उसे स्टेबल होना होगा और अपने हस्बैंड की हेल्प करनी होगी. तो वो अपना बिल्कुल मन बना के आती है बाहर से, खुद को बहुत स्ट्रांग करके अंदर आती है, गेट खोलती है और सीधे आके सडाओ से क्लियर वॉइस में पूछती है, वेयर इज द एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया कहाँ है. मतलब वो एनेस्थीसिया देने को उसको रेडी है, मतलब उसने अपने आप को इस तरह से तैयार कर लिया है. सडाओ बिल्कुल सिर्फ फेस घुमाता है और घुमा के हैना की तरफ देखता है, तो वो बोलता है कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गई. द फेलो इज बिगनिंग टू स्टर, मतलब ये आदमी जो हिलने डुलने लगा है, ये आदमी अब कॉन्शियस होता जा रहा है, इसकी अनकॉन्शियसनेस खत्म होती जा रही है, बेहोशी की हालत से होश में आता जा रहा है, तो एनेस्थीसिया तो इसको देना पड़ेगा. तो वो पलट के उसको बोलता है हैना को, अच्छा किया तुम आ गई. शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में एक बॉटल होती है और कुछ कॉटन होता है उसके हाथ में, और वो सडाओ से सिंपली पूछती है, लेकिन मैं ये कैसे करूंगी, मुझे तो नहीं आता करना, तुम मुझे बताओ कि ये कैसे करना है. एंड फाइनली शी वॉज रेडी टू हेल्प हर हस्बैंड एट दैट मोमेंट व्हेन ही नीडेड हर द मोस्ट. Okay, now Hannah was ready to help her husband with his work, and finally she came in and she asked Sadao how she has to give the anesthetic, and then Sadao asks her or tells her the way in which she has to give the anesthetic. And वो बहुत ही मतलब पुराने ज़माने की बात है, it's not that modern or updated technology, so the way of giving anesthesia was completely different. Sadao told Hannah that do one thing, simply saturate the cotton, मतलब कॉटन लो, उसको उस एनेस्थीसिया सॉल्यूशन में डिप करो, उसको सैचुरेट करो, और ये जो पेशेंट है, ये जो एनिमी है, जो आदमी सामने लेटा हुआ है, उसके नॉस्ट्रल्स के वहां ले जाकर उसको बस थोड़ा थोड़ा रब करते रहो, ताकि वो एनेस्थीसिया जो है वो इनहेल कर सकेगा. इंजेक्शन के थ्रू नहीं, कॉटन के थ्रू जो एनेस्थीसिया है वो दिया जाता था. Sadao replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. When he breathes badly, move it away a little. तो वो बताता भी जाता है, वो बिल्कुल भी देर नहीं करता है, उसका हाथ भी चलता जा रहा है, काम भी होता जा रहा है, और हैना को भी बताता है कि
जैसे ही वो बैडली ब्रीथ करने लगे, मतलब एकदम बहुत ज्यादा तेजी से सांसें लेने लगे, तो हटा लेना थोड़ा सा उसके पास से, क्योंकि अगर ज्यादा एकदम एनेस्थीसिया भी इनहेल करवा दिया जाए तो इट कुड बी डेडली। तो वो तरीका बताता है और हैना को समझाता है कि इस तरीके से तुम्हें उसको एनेस्थीसिया देना है। She crouched closely to the sleeping face of the young American. It was piteously then thin face, she thought, and the lips were twisted. She crouched closely, मतलब वो घुटनों पर बैठती है और उस आदमी के फेस के पास उसको बड़ा ध्यान से देखती है, उस अमेरिकन फेस को, एंड शी हैड पिटी ऑन दैट। पिटी मतलब एक दया भाव आ जाता है, उस बिल्कुल थिन सा पतला दुबला सा चेहरा, काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है, उसे थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर तरस आने लगता है। The man was suffering whether he knew it or not. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoner were true. अब वो आदमी दर्द से करा रहा था, चाहे उसे पता हो ना हो, उसे समझ आ रही हो नहीं हो, लेकिन वो दर्द में था आदमी। फिर वो सोचने लगती है कि मतलब जैसे प्रिजनर्स की जो बंदी बना लिए जाते हैं, बंधकों को जो मतलब टॉर्चर किया जाता है, वो कहानियां जो उसने सुनी थी वो सच में आज उसको उस आदमी, उस एनिमी के बॉडी पे जितने जख्म थे, जो उसकी शक्ल हो रही थी, जैसी उसकी हालत हो रही थी, वो कहानियां सच में उसे ऐसा लगने लगा था कि वो जो सब कुछ उसने सुना था वो हकीकत है। उतना ही टॉर्चर, उतना ही दर्द जो है वो दिया जाता है। उसको देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी सुना था कि प्रिजनर्स को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें ऐसे टॉर्चर किया जाता है, वो कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी, वो हकीकत में भी सच था, क्योंकि उस आदमी की कंडीशन देख के लग रहा था कि उसके साथ कितना कुछ किया गया होगा। They came like flickers of rumor told by word of mouth and always contradicted. वो अफवाहों के फ्लिकर्स जैसे उसके दिमाग में हैं जो आने लगे। टोल्ड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ मतलब लोगों के मुंह से सुन के हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट किए जाने वाले जो होते थे, जैसे कॉन्ट्रडिक्ट मतलब किसी विरोधाभास, मतलब मानना भी है और नहीं भी मानना है। तो उसके छोटी छोटी चीजें जो हैं वो उसके दिमाग में आती जा रही थी कि अच्छा लोगों के मुंह से ये अफवाहें सुनी है, मतलब उनको मानना इतना आसान नहीं होता था, एक कॉन्ट्रडिक्शन होता था कि सही है नहीं है क्या है, बट कहीं ना कहीं आज उस आदमी की कंडीशन देख के उसे वो सारी चीजें सही भी लग रही थी कि सच में शायद इतना टॉर्चर किया जाता है। In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese army went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. But sometimes she remembered such men as General Takima. अब विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन क्यों होता था? क्योंकि रूमर्स तो ये स्प्रेड होते थे, अफवाहें तो ये उड़ती थी कि प्रिजनर्स को जो है वो बंधकों को जो है वो बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, और एक तरफ बातें ये होती थी, न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज आती थी कि जहां भी जापानीज आर्मी जाती थी, मतलब जहां के भी प्रिजनर्स को छुड़ाने जापानीज आर्मी जाती थी, वहां के सारे लोग जो है वो बहुत खुशी खुशी उन्हें ट्रीट करते थे। वो खुश हो जाते थे कि चलो जापानीज आर्मी आ गई है, मतलब अब ये हमको प्रिजन से छुड़ा देगी। तो हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो बना रहता था, और वो कॉन्ट्रडिक्शन ही हमेशा उसको कंफ्यूज करता था कि किस बात को माना जाए और किस बात को नकारा जाए। एक तरफ तो प्रिजनर्स की बात हो रही है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि प्रिजनर्स खुश हो जाते थे जापानीज आर्मी को देखकर, क्योंकि उन्हें अपने आप में सुकून हो जाता था कि चलो अब ये लोग हमें लिबरेट करेंगे, दे विल फ्री अस। तो वो बहुत सारी चीजें थी जो उस समय उस लेडी के माइंड में पूरी तरह से घूम रही थी। फिर उसे एक और रूमर या एक और कोई कही सुनी बात याद आती है, या फिर कुछ ऐसे लोग याद आते हैं जैसे जनरल टाकीमा जैसे, हु एट होम बेट हिज वाइफ क्रूअली, जो घर पर अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह से क्रुएलिटी के साथ मारते थे। तो ये सारी चीजें तो थी उस पॉइंट पर उसके दिमाग में घूमने लगी। तो बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें उसके दिमाग में आती थी। एक जैसे जनरल टाकीमा की बात आती थी कि वो एक इतने ज्यादा क्रूअल और इतने ज्यादा क्रूर जनरल थे आर्मी के कि वो अपने घर पे अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह से मारते थे। दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियसली अ बैटल इन मंचूरिया, लेकिन लोग ये भी बातें करते हैं, no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. मंचूरिया की एक बैटल में उन्होंने बहुत विक्टोरियसली फाइट किया था, बहुत ज्यादा ब्रेवरी के साथ फाइट किया था, बिल्कुल जिता के ले आए थे। उसकी बातें कोई नहीं करता, लेकिन वो घर पे अपनी पत्नी को मारते थे, ये बातें लोग जरूर करते थे। तो बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें जो है वो उस आदमी को देखकर हैना के दिमाग में घूमने लगी थी। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this for instance? अब वो जनरल टाकीमा की जब बात याद आई तो वो सोचती है कि
उनके जैसा आदमी, मतलब इतनी बड़ी बैटल में विक्टोरियस होने वाला आदमी, जब एक लेडी जिसके ऊपर उनका हक है, जिसके ऊपर उनका पावर है, जिसके ऊपर उनका डोमिनेंस है, अ वुमेन इन हिज पावर, जो उनके पावर में आती है या फिर उनके अंडर आती है या उनके डोमिनेंस में आती है, जब वो एक ऐसा इंसान, जब इतना बड़ा जनरल अपने घर की लेडी को अगर इतनी बुरी तरह से मार सकता है, तो वो अपने प्रिजनर्स पे क्या सच में दया दिखाता होगा? वो ऐसे लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं करता होगा? और वो उसी धुन में, उसी बहुत सारी चीजों को अपने दिमाग में लगाए उसको एनेस्थीसिया देने लगी. She hoped anxiously that this young man had not been tortured. It was at his moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear. वो एंशियसली कहीं ना कहीं होप कर रही थी कि काश इस आदमी के साथ, इस लड़के के साथ इतना टॉर्चर ना हुआ हो, क्योंकि हमने पढ़ा था ही वॉज नॉट अ वेरी एल्डरली पर्सन, ही वॉज जस्ट इन हिज 20s, तो बहुत ही यंग एज में था वो. तो बहुत एंशियसली, बहुत ही घबराहट के साथ वो उम्मीद कर रही थी, होप कर रही थी कि एटलीस्ट इस आदमी, इस लड़के के साथ तो इतना ज्यादा टॉर्चर ना हुआ हो. वो ये सोच ही रही होती और एकदम से उसे उसके कान के नीचे गले पर कुछ रेड स्कार्स दिखाई देते हैं. वो स्कार्स देखकर शॉक हो जाती है और एकदम से कुछ फुसफुसाते हुए बोलती है, सडाओ की तरफ देखते हुए बोलती है, ये स्कार्स मतलब इसके गले पे कुछ निशान हैं. तो सडाओ की तरफ से उसे कोई आंसर नहीं मिलता है. एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड. अब वो सडाओ को बोलती है, बट सडाओ इतना काम में एंगेज रहते हैं कि वो उसकी बात का कोई ध्यान नहीं देते हैं, उसको कोई जवाब नहीं देते हैं. हैना का उन स्कार्स के बारे में बताना होता है और उसी समय सडाओ को जो उसका इंस्ट्रूमेंट रहता है, जो उसके आदमी उस एनिमी की बॉडी के अंदर ढूंढ रहा होता है बुलेट, एकदम से उस इंस्ट्रूमेंट पे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही हार्ड सी चीज जो है वो टकराई है और शायद अब सडाओ को बुलेट मिल चुकी थी.